हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा बाय शिखा। आप सभी के एग्ज़ाम आ ही गए हैं तो मैं भी आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के माइनर के पेपर एंशियंट एंड मिडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में। आप सभी को अपना एग्ज़ाम पैटर्न पता ही है कि आपके जो है 90 मार्क्स का आपका रिटर्न का पेपर होगा, टोटल 90 नंबर का, जिसमें से आपके टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं। लगभग 18.5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहेगा, जिसके लिए आपको 3 to 4 पेजेस लिखने ही होंगे। लिखने से पहले लेकिन पता भी होना चाहिए कि लिखना क्या है जिससे नंबर मिलेंगे। तो मैंने खुद से ये पेपर इस बार पढ़ाया है, तो मैं इस वीडियो में, आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा आइडिया देने वाली हूँ कि कौन से जो क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आएंगे ही आएंगे। और मैं आपको आंसर भी बताऊंगी कि आपको ये 5-6 पॉइंट जो है वो लिखने ही हैं। घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन आए लेकिन उसका बेस जो है वो सेम होगा। मैं जो आपको 5-6 पॉइंट बताऊंगी, आपको केवल उनको याद रखना है, उनको समझना है और उनको पेपर में लिख देना है, जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो आप कृपया करके देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, एंशियंट एंड मिडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक चिंतन। तो आपके पेपर का नाम ही ये है, तो पहला क्वेश्चन भी यहीं से रहेगा। यूनिट 1 आप सबने देखी होगी, फीचर्स एंड सोर्सेज ऑफ एंशियंट एंड मिडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो ये पहला क्वेश्चन आप लिख के ले लीजिए, ये पहला क्वेश्चन यहीं से आएगा आपके पेपर में। ठीक है, एनालाइज द साइलेंट फीचर्स एंड सोर्सेज ऑफ एंशियंट एंड मिडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। घुमा सकता है, पूछ लेगा कि जो एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट का उसके फीचर्स बता दो, या पूछ लेगा सोर्सेज बता दो, मतलब प्राचीन व मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रमुख विशेषता और स्रोत्र। अब स्रोत्र क्या होता है, आप सबको मैंने यूनिट 1 में पढ़ाया था अपने बच्चों को, तो और उनके टीचर्स ने भी पढ़ाया होगा। सोर्सेज मतलब स्रोत्र के, जो एंशियंट समय में, प्राचीन काल में जो भारतीय राजनीतिक चिंतक थे, जो थिंकर्स थे, उन्होंने क्या क्या अपना आइडिया दिया है। तो जो आइडिया दिया है, उनकी जो सोच थी, उसका सोर्स क्या था, कहाँ से उन्होंने मतलब उस चीज़ को उन्होंने वो विचार लिया है और बोला है। तो आपको सोर्सेज भी बताने हैं और फीचर्स भी बताने हैं। ठीक है, मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनो कि क्वेश्चन फीचर्स का आए, सोर्सेज का आए, दोनों का आए, आपको 5-6 पॉइंट उसमें ये डालने ही हैं जो मैं अभी बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि सोर्सेज क्या होते हैं। हमारा जो पूरा हिंदू पॉलिटिकल फिलोसफी आप बोल सकते हो, या एंशियंट और थोड़ा सा मिडिएवल जो है, जो हमारा पॉलिटिकल थॉट था, वो पूरा किस पे बेसिस था, वेदास पे। ठीक है, सबको पता है ना, वेद सबने पढ़े हैं ना, 4 तरह के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो जो ऋग्वेद था, जो मेन हमारा वेद था, हमारी पूरी फिलोसफी ही उसी पर बेस्ड होती थी। जो हमारी नॉलेज थी वो प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के अलावा कहाँ से जो एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसका सोर्सेज क्या थे, कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया है, क्या स्रोत्र थे, श्रुति और स्मृति। ठीक है, 3 वर्ड ये याद कर लो, ऋग्वेद, स्मृति, श्रुति। इन 3 चीजों को आपको इस आंसर में, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उसमें आपको ये 3 वर्ड अंडरलाइन करके लिखने ही लिखने हैं। उसके बाद खुद से थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कि जो आगे के जो पेपर, आपके जो यूनिट्स हैं, कौटिल्य आपने पढ़ा होगा, मनु पढ़ा होगा, शुक्र, बृहस्पति, ये सब पढ़े हैं ना। तो जो इनकी बुक्स हैं, जो इन्होंने जो अपने टाइम पे जो अपने विचार लिखे थे, अपनी बुक्स लिखी थी, वो भी तो एक सोर्स है ना। ठीक है, जो धर्मशास्त्र है, जो मनु के द्वारा लिखा गया है, उसमें लॉ के बारे में बताया है ना उसने, ट्रीटीज ऑफ लॉ, मतलब कानून के बारे में। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। नीति शास्त्र जो शुक्र नीति, शुक्र के द्वारा। और जो पुरानाज हैं, जो महाभारत में यूज हुए हैं, और जितना भी बुद्धिस्ट का लिटरेचर है, जैन्स का लिटरेचर है, ये सब क्या है, ये सब भी तो सोर्सेज है ना। तो आपको ये सब लिखना है अपने आंसर में। दोबारा से आप पीछे जाके दोबारा से सुन लो, और ये 6 चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले ऋग्वेद, श्रुति, स्मृति, फिर धर्मशास्त्र मनु के द्वारा, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा, नीति शास्त्र शुक्र नीति का, और बुद्धिस्ट और जितना भी जैन लिटरेचर है, ये सब क्या है, सोर्सेज हैं। ठीक है, फिट हो गया ना दिमाग में। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उसके बाद अगर अब बात आती है सोर्सेज, आपको पता चल गया यहाँ से सोर्स लिया है, लेकिन फीचर्स क्या थे एंशियंट, जो हमारा पॉलिटिकल थॉट था, जो भारतीय राजनीतिक चिंतन था प्राचीन, उसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो सबसे पहले जो कोर कॉन्सेप्ट होता है वो क्या था, हमारी जो भी पॉलिटिकल थॉट था, हमारे जो हिंदू फिलोसफी था, उसका जो मेन थॉट होता है वो होता है धर्म।
अब ये धर्म रिलीजन वाला धर्म नहीं है, बुद्धिज्म लिटरेचर में इसको धम्म बोलते हैं। तो धर्म का मतलब किससे होता है? क्रिएटर ऑफ स्टेट, जिसने एक स्टेट की रचना की है। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल सकते हैं कि धर्म डिफाइंड एज वे ऑफ लाइफ, एक जीवन जीने का तरीका, एक कोर ऑफ कंडक्ट कि कैसे चीजें चलेंगी, ठीक है, कैसे वो रेगुलेट करेंगी एक जो व्यक्ति है, एक जो इंडिविजुअल है, उसके काम को, उसकी एक्टिविटीज को, क्योंकि वो एक सोसाइटी का मेंबर भी है, इंडिविजुअल भी है, तो कैसे सब काम चलेगा। तो धर्म जो है वो यहाँ पर रिलीजन नहीं है, यहाँ पे धर्म का मतलब है अ वे ऑफ लाइफ, एक जीवन जीने का तरीका, एक कोर ऑफ कंडक्ट के कैसे सब कुछ चलेगा। ठीक है, आपने राजधर्म के बारे में भी सुना होगा। राजधर्म में 4 गोल्स ऑफ लाइफ के बारे में बताया जाता है, जिसके अंदर एक पहले नंबर पे धर्म ही आता है। धर्म, अर्थ मतलब पैसा, काम, उसके बाद मोक्ष, जब आपको मोक्ष, जब आप मरने वाले होंगे। ठीक है, तो अगर एक अच्छा धर्म मतलब एक अच्छा जीवन, मतलब अगर आप धर्म को फॉलो करोगे मतलब आप जस्टिस को फॉलो कर रहे हो। धर्म का मतलब ही जस्टिस है, धर्म का मतलब ही न्याय है। अगर आपने धर्म को फॉलो किया, धर्म को मेंटेन किया, बनाए रखा, मतलब आप न्याय के जो जस्टिस है उसके पाथ पर आप चल रहे हो। ठीक है, महाभारत का जो सीरियल आता है, मूवीज आते, तो उसमें आता है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, तो वो मुझे पूरा श्लोक याद नहीं है अभी, तो वो यहीं से ड्राइव हुआ है कि धर्म का मतलब ही क्या है? न्याय, शासन। बाहुबली मूवी में भी बोला गया है कि धर्म का मतलब ही क्या है? शासन, न्याय, ऐसा कुछ बोला गया है। तो एक अच्छे धर्म का मतलब राइट ड्यूटीज, मतलब एक अच्छे कर्म, एक वर्चुअस पाथ, एक अच्छा मतलब मार्ग, किसी का नुकसान किए बिना एक अच्छा जीवन जीना। ट्रूथ मतलब सत्य, और मोरलिटी पे बहुत डिपेंडेंस यहाँ पर देखी गई है। मोरलिटी लो, ठीक है, मोरल लो, एथिक्स। ठीक है, तो धर्म का मतलब है न्याय से। तो अब हम बात करते हैं जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट था उसके फीचर्स के बारे में। तो पहला जो फीचर होगा, कॉमन सी बात है कि हमारे यहाँ पर इंडिया में स्पिरिचुअलिटी जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो पहला पॉइंट आपका क्या बनेगा, आप लिख लीजिए, स्पिरिचुअलिज्म देन मटेरियलिज्म। हमारे यहाँ चीज़ों को इतनी महत्वता नहीं दी जाती है, मटेरियलिज्म से पहले स्पिरिचुअलिज्म को रखा जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है? स्पिरिचुअलिज्म देन मटेरियलिज्म। सेकेंड पॉइंट है, मोरलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पीक पर थी। मोरलिटी हैज़ मतलब मोर इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स, पॉलिटी, इन्फ्लुएंस ऑफ एथिक्स। ठीक है, जो ये एथिक्स और मोरलिटी है, इन सबका उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था पॉलिटिक्स पे। और जो कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर था वो होता था। कास्ट उस टाइम पे आपने वर्णा सिस्टम पढ़ा होगा ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ठीक है, 4 तरह के होते हैं, तो ये सब आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पर कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है। और देयर इज नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड स्टेट। वहाँ पर बताया नहीं गया है कि एक स्टेट क्या है, एक सोसाइटी क्या है, एक राज्य क्या है, एक समाज क्या है, उसके बीच में डिफरेंस नहीं बताया गया है। ये भी एक फीचर है। और जो अपर वर्णास थे, अपर वर्णास कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, जो दिमाग से जिनकी तुलना की गई है, क्षत्रिय, जिनकी बाजुओं से जो लड़ने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है एज अ पार्टनरशिप ऑफ द अपर वर्णास, और जो पॉलिटिकल लाइफ है कंसीव्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ धर्म। जो पूरी पॉलिटिकल लाइफ है वो धर्म के अनुसार, धर्म मतलब रिलीजन नहीं है यहाँ पे, धर्म का मतलब यहाँ पर जस्टिस है। तो जस्टिस के अनुसार, धर्म के अनुसार ही पूरी पॉलिटिकल लाइफ चलती है। तो आपको ये 5-6 जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, स्पिरिचुअलिज्म, मोरलिटी, एथिक्स, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, स्टेट और सोसाइटी में कोई डिस्टिंक्शन नहीं था, कोई डिफरेंस नहीं बताया गया है, और अपर वर्णास जो है वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते थे, और जो पॉलिटिकल लाइफ है वो पूरी धर्म के अनुसार जो है वो चलती थी। आपको ये 6 पॉइंट इस क्वेश्चन में लिख देने हैं। तो मेरे हिसाब से आपको सोर्सेज और फीचर्स दोनों अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दूसरा जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो आएगा ही आएगा, वो है कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य से घूम फिर के क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी के बारे में पूछ सकता है। कौटिल्य की जो बुक थी अर्थशास्त्र, जो उन्होंने अपना उसमें थॉट दिया था, स्टेट क्राफ्ट मतलब शासन कला, शासन कैसे करना चाहिए, उसके बारे में पूछ सकता है। या कौटिल्य की तुलना मैकियावेली, सबको पता है कि कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी बोला जाता है। मैकियावेली क्या बोलता था कि जो एक राजा है उसको हाथ में तलवार लेके शासन करना चाहिए। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट फीचर जो है कौटिल्य और मैकियावेली की थ्योरी का है वो है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग अलग रखना है, धर्म को पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रखना है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ये पॉइंट आप याद रख लो, इसको कहीं पे भी जब कुछ याद ना आए तो उसको आपको लिख देना है।
तो जो कौटिल्य की जो पूरी थ्योरी है वो सप्तांग थ्योरी के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है सप्तांग थ्योरी को ही। कुछ भी कौटिल्य का क्वेश्चन आया आपको सबसे पहले सप्तांग थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। अब सप्तांग थ्योरी क्या है, नाम से ही समझो 7 फीचर्स। तो कौटिल्य के अनुसार उन्होंने तुलना की है उन 7 चीज़ों के राज्य की हमारे अंगों से, कि भाई इसके हिसाब से जो ये अच्छे से काम करेंगी तो पूरा शरीर अच्छे से काम करेगा, वो 7 फीचर्स अच्छे से काम करेगा तो पूरा स्टेट अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी a state or a well governed kingdom is composed of 7 elements or 7 limbs that contributes to its stability and prosperity। मतलब राज्य बहुत अच्छे से चलेगा अगर ये 7 जो अंग हैं, 7 जो एलिमेंट्स हैं वो अच्छे से काम करेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, सबको पता है कि राजा ही सेंट्रल फिगर है, मतलब उसको स्वामी का नाम दिया है। ठीक है, मतलब रूलर। एक रूलर क्या होना चाहिए, जो जस्टिस की बात करे, ठीक है, वेलफेयर ऑफ पीपल की बात करे और एक डिसीजन लेने में सक्षम हो। ठीक है, तो एक अच्छा रूलर जो वेलफेयर ऑफ पीपल, जनता के बारे में बात करे। ठीक है, दूसरा जो है अमात्य, मिनिस्टर, जो राजा के काम करने में, इन्फ्लुएंस करने में, अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। ठीक है, मिनिस्टर्स। थर्ड जो पॉइंट है वो है जनपद। जनपद का मतलब होता है टेरिटरी और उसमें रहने वाले लोग, पॉपुलेशन। लोग कैसे होने चाहिए, जनता कैसी होनी चाहिए, वो भी न्यायप्रिय होनी चाहिए, अपने राजा के प्रति उनके मन में सम्मान होना चाहिए, अपनी कंट्री मदरलैंड के प्रति सम्मान होना चाहिए और समय समय पर टैक्स भरना चाहिए, ऐसा कौटिल्य बोलते हैं। चौथा है दुर्ग। दुर्ग मतलब फोर्टिफिकेशन, मतलब किला। एक अच्छा किला होगा तभी तो राजा जो राज्य है वो पूरा मतलब प्रोटेक्ट कर पाएगा ना। किला की उस टाइम पे, किले की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उस टाइम पे होती थी। 5th पॉइंट है कोष। कोष मतलब पैसा, ट्रेजरी, कि कितना पैसा है। अब कॉमन सी बात है, आज के टाइम में भी देखोगे इंडिया के पास कितना है, किसी चाइना के पास कितना है, तो एक्स्ट्रा में रखते हैं ना, तो पैसा भी एक इम्पोर्टेंट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो कोष का मतलब है पैसा। उसके बाद 6th जो फीचर है वो है दंड। अब दंड का मतलब पनिशमेंट नहीं है, दंड का मतलब आप अलग तरीके से सोचो, आर्मी। ठीक है, एक अच्छी आर्मी, कि कभी भी कोई भी डरे आप पे अटैक करने से पहले, और अटैक हो भी जाए तो आपकी आर्मी इतना सक्षम हो कि राज्य को प्रोटेक्ट कर सके, राज्य को प्रोटेक्ट कर सके, पीपल को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, और आखिरी में आता है मित्र, मतलब अलायंस, जो कि बहुत मुश्किल है आज के समय में, लेकिन कौटिल्य की थ्योरी में आखिरी जो पॉइंट है वो है मित्र, अलायंस। बोलते हैं ना कि जितना आपके जो राज्य है वो मित्र बनते जाएंगे तो आप दुश्मन के आगे ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। ठीक है, तो ये 7 फीचर्स आपको सप्तांग थ्योरी में लिखने हैं। ठीक है, सप्तांग थ्योरी को एक्सप्लेन करने के बाद आप बताओगे कि शासन कला, मतलब उनकी स्टेट क्राफ्ट के बारे में कौटिल्य ने क्या कहा है। उन्होंने जस्टिस की बात की है कि हमेशा जो एक स्टेट है, ठीक है, वो जस्टिस के अनुसार चलना चाहिए। और उन्होंने पॉलिटिक्स और रिलीजन को हमेशा अलग रख के बात करने की बात की है। इसको अंडरलाइन कर लो कि कौटिल्य ने हमेशा बोला है कि जो रिलीजन है, जो धर्म है, उसको राजनीति से, पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। रिलीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए पॉलिटिक्स को। ठीक है, एकदम क्या बोलेंगे, एक कॉन्शियसनेस के साथ, एक जागरूकता के साथ, एक एकदम स्टेबल होके एक राजा को डिसीजन लेना चाहिए, जिससे कि स्टेट के वेलफेयर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये कौटिल्य का क्वेश्चन आपके में आएगा ही आएगा। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया, या तो आ सकता है एक्सप्लेन द कौटिल्य सप्तांग थ्योरी। ठीक है, जो सप्तांग थ्योरी कौटिल्य को उसको एक्सप्लेन कीजिए, या आ सकता है राइट द या एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट एज एक्सप्लेन्ड बाय कौटिल्य इन अर्थशास्त्र। ठीक है, आपको आंसर सेम लिखना है जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, थर्ड जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है थर्ड पे, वो है मनु। मनु से ही आएगा। ठीक है, मनु ने जो बुक लिखी थी, जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र थी, मनु को हम मनुस्मृति भी बोलते हैं और धर्मशास्त्र भी बोलते हैं। ठीक है, वो भी एक सोर्स था, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। तो मनु से जो मेरे को लगता है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90% चांस है कि यही क्वेश्चन आएगा। वो पूछेगा एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड जेंडर इन मनुस्मृति, कि जो मनुस्मृति लिखी गई थी मनु के द्वारा, जिसको हम धर्मशास्त्र भी बोलते हैं, उसमें मनु के क्या विचार थे कास्ट को लेके, जेंडर को लेके। ठीक है, तो इसमें भी आपको कुछ भी आए घुमा फिरा के, जो पॉइंट्स मैं बताऊंगी 5-6 आपको वो ही लिखने हैं। ठीक है, मनु का सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे कौटिल्य का सप्तांग थ्योरी था, ऐसे ही कौटिल्य ने क्या बताया था, वर्णा सिस्टम बताया था। मनु ने वर्णा सिस्टम को एक्सप्लेन किया था। अब वर्णा सिस्टम क्या होता है, आप सभी को पता है कि जो अर्ली जो वैदिक सोसाइटी थी वो क्या थी,
4 वर्णास में डिवाइडेड थी। अब यहाँ पर नोट कर लो कि जो आजकल लोग बोलते हैं कि भाई जो है वो कास्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड थे, तो वो ऐसा मनु के अकॉर्डिंग नहीं था। ठीक है, ये मनु का विचार है। तो मनु के अकॉर्डिंग सोसाइटी में जो सारे इंडिविजुअल हैं वो सब की अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग पोटेंशियल है कि जो काम मैं कर सकती हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो काम दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। तो उन्होंने एक सोशल डिवीज़न बताया है कि इस तरह से जो समाज है उसमें एक डिवीज़न होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि वो कास्ट के हिसाब से डिवाइड नहीं किया था, उन्होंने काम के हिसाब से डिवाइड किया था, किसका क्या ऑक्यूपेशन होगा। तो जो 4 उन्होंने डिवाइड किया था, पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय। ठीक है, ब्राह्मण मतलब जो दिमाग का काम, जो पढ़ाने का, टीच का काम करेंगे। क्षत्रिय मतलब जो लड़ने के लिए जाएंगे, आर्मी। थर्ड था आपका वैश्यास, जो कि मतलब लेने देने का काम करेंगे और जो एग्रीकल्चर होगा। और फोर्थ था शूद्राज। ठीक है, शूद्राज का जो उन्होंने मनु ने जो काम बताया था कि जो शूद्राज होंगे, फोर्थ वर्णास जो होंगे वो तीनों जो अपर वर्णास है उनका काम करेंगे, सर्व करेंगे। और जो शूद्राज हैं उनको मतलब जो समाज के काम है उसमें कोई भी वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने शूद्राज को बहुत ही मतलब एक नीचा स्थान दिया था। उनका काम केवल अपर के जो 3 वर्णास थे उनको सर्व करना था अकॉर्डिंग टू मनु। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि उनको जो मनु थे उन्होंने जेंडर के बारे में क्या बात की है। तो जो मनु थे एक तरीके से उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है मैन और वुमेन के बीच में, क्योंकि जो प्रॉपर्टी राइट, जो माता पिता का जो प्रॉपर्टी होगी उस पर किसका हक होगा, तो मनु के अकॉर्डिंग केवल जो सन है, जो बेटे हैं, उन्हीं का जो है वो हक होगा माँ बाप की प्रॉपर्टी पे, लड़की का कोई हक नहीं होगा। और जो शूद्राज हैं और जो वुमेन है उनको कोई हक नहीं है वेदास को पढ़ने का। तो मनु के अकॉर्डिंग जो इंटरनल जो सारे मैटर्स है घर के घर कैसे चलेगा, जो फाइनेंशियल मैटर्स है इंटरनल, उनका उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिया है, लेकिन जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं उनका अधिकार केवल मेल को दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आज की वीडियो में हमने अपने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करे हैं और ये 3 मुझसे लिखवा के ले लो, आप पेपर में आएंगे ही आएंगे। पहला आएगा फीचर्स और सोर्सेज एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के। सेकंड क्वेश्चन कौटिल्य का आएगा, कुछ भी पूछे आपको, जो मैंने 5-6 पॉइंट बताए हैं, आपको सप्तांग थ्योरी को ही एक्सप्लेन करना है, न्याय से उसको जोड़ के आपको बात करनी है, जस्टिस। ठीक है, थर्ड है मनुस्मृति। मनुस्मृति में सबसे पहले आपको वर्णा सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, फिर बताना है कि उन्होंने जो है वुमेन्स को और शूद्रास को कम राइट दिए थे, जो 3 वर्णास थे उनको ज़्यादा दिए थे, अपर के जो 3 वर्णास थे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट होता है इन 3 क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस के साथ, जो बचे हुए, मतलब मैं आपको 3 क्वेश्चन और बताऊंगी इंपॉर्टेंट, जो पेपर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो मैं आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।